हेलो व्यूवर्स, आप सबका स्वागत है फिनिक्स बाय लीगल चैनल में। तो आज मैं आई हूँ लिमिटेशन एक्ट को लेकर ही। लेकिन जैसा हमें पता है कि जब भी हमें कोई केस फाइल करना होता है तो हमारी लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट हो जाती है और हमें उस लिमिटेशन पीरियड के अंदर पे करना होता है। लेकिन कुछ ऐसा भी सिचुएशंस होता है जहाँ पे लिमिटेशन जो पीरियड जो होता है वो पोस्टपोन हो जाता है, मतलब उसका उसका डिले हो जाता है। तो जैसे कि कोई केस में हमारा 3 साल है, लेकिन ये सिचुएशन आ गया, अब वो पोस्टपोन हो गया है। तो ऐसे कुछ 5 से 7 टाइप के सिचुएशंस होते हैं जहाँ पे लिमिटेशन पीरियड उस सिचुएशन से पोस्टपोन हो जाता है। तो आज हम उसी सेक्शंस के बारे में बात करेंगे जिसमें वो सिचुएशंस बताए गए हैं और कि कहाँ-कहाँ पर ये हमारा लिमिटेशन एक्ट पोस्टपोन होता है। तो थोड़ा-सा इंटरेस्टिंग भी है, एट द सेम टाइम थोड़ा-सा ये एजुकेशनल है, क्योंकि अधिकतर यहाँ पे हम सेक्शंस की ही बात करने वाले हैं। सेक्शन में क्या डिफाइन किया गया वही हम बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं फिनिक्स पे लीगल का। तो जैसा मैंने कहा कि हमारे लिमिटेशन एक्ट में एक सेक्शन 5 है, जो अगर हमारा लिमिटेशन से हम थोड़ा-सा लेट हो जाते हैं तो हमें सेक्शन 5 का एप्लीकेशन कोर्ट में डालना पड़ता है और हमें बताना पड़ता है कि हमने केस फाइल करने में डिले क्यों किया है। ये केस फाइल करना हो या अपील फाइल करना, ये दोनों ही क्षेत्र में हम सेक्शन 5 का एप्लीकेशन यूज़ करते हैं। लेकिन हमारे लिमिटेशन एक्ट में भी कुछ ऐसे सेक्शंस हैं जहाँ पे जो लिमिटेशन की जो पीरियड है वो पोस्टपोन या डिले हो जाती है अंडर सर्टेन सर्कमस्टेंसेस। तो सबसे पहला अगर हम बात करें तो ये आता है हमारा सेक्शन 16, सेक्शन 16 के तहत में आता है। यहाँ पे मैं पढ़ देती हूँ। फर्स्टली वेर ए पर्सन हैविंग द राइट टू sue or make an application has died before the right occurs, a right occurs only on the death of the person, the period of limitation will be computed from the time when there is a legal representative who is capable of instituting. देखिए, एग्जाम्पल से समझाऊं तो ज्यादा अच्छा रहता है। 3 साल का एक लिमिटेशन पीरियड को हम लेके चलते हैं। 3 साल का हमारा एक लिमिटेशन पीरियड है और 3 साल के पीरियड में ए जो होता है, एक पार्टी है, वो केस फाइल कर सकता था 3 साल में। 3 साल बोले से लेके चले 21, 22, 23। ठीक है। अब ये 23 तक उसके पास टाइम पीरियड था केस फाइल करने का। लेकिन इस व्यक्ति ए की जो डेथ हो जाती है वो 22 में ही हो जाती है। ठीक है। जैसे ही उसकी डेथ हो जाती है तो ये लिमिटेशन पीरियड जो है वो पोस्टपोन हो जाता है। कितने देर तक पोस्टपोन होगा? उसका जो लीगल हेयर जो भी होगा, वो लीगल हेयर के पास जब तक वो उस कैपेसिटी में नहीं आ जाता, अगर माइनर है, उस कैपेसिटी में नहीं आ जाता कि वो केस फाइल करे, तब तक ये जो लिमिटेशन पीरियड है ये चलता रहेगा। यहाँ पे अगर मैं वाइफ की बात करूं तो वाइफ का जो रहेगा वो उस दिन से, उसका फिर डेट ऑफ डेथ ऑफ हस्बैंड से उसका 3 साल स्टार्ट होगा। ये क्योंकि ये पोस्टपोन हो गया है, तो पुराना जो भी 1.5 साल या 2 साल था वो कंप्यूट हो जाता है और आगे के जो साल होते हैं वहां से ये पोस्टपोन होके स्टार्ट होता है। तो समझने की बात है, फ्रॉम द डेट ऑफ डेथ से जब तक दूसरी पार्टी का पास में इंस्टीट्यूट करने या केस फाइल करने के लिए जो मेच्योरिटी जो चाहिए हमारे कानून के हिसाब से वो तब नहीं आ जाती, तब तक ये पोस्टपोन हो जाता है। आई होप आई मेड दैट क्लियर। Secondly, where a person against whom the right to sue or make an application would have occurred dies or would have occurred on his death, limitation will start when there be a legal representative of the disease. अब ऐसा भी तो हो सकता है कि ए का डेथ हुआ, जो उसका जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव था, उस वो जैसे ही बड़ा हुआ उसके पास में आ गया आप केस फाइल करने का, लेकिन उसका भी डेथ हो जाता है। तो ऐसे सिचुएशन में जो बी का जो डेथ हुआ है उसका बाद का जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है उसके पास में ये राइट आ जाता है और तब तक जो लिमिटेशन एक्ट है ये पोस्टपोन होता है। मतलब जिसका डेथ हुआ उसका जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, अगर उसका भी डेथ हो जाता है तो लिमिटेशन पीरियड फिर से पोस्टपोन हो जाता है। ठीक है, जब तक वो केस फाइल नहीं कर सकते उनका लीगल रिप्रेजेंटेटिव। ये अपने सेक्शन 16 में दिया गया है। ये फर्स्ट सिचुएशन है। अब हम आ जाते हैं सेक्शन 17 में। Where the suit or application is based upon fraud, mistake, or concealment by fraud, the period of limitation will not start unless the plaintiff or applicant has discovered the fraud, concealment or mistake. जहाँ पे fraud, ये अधिकतर कॉन्ट्रैक्ट के जो केसेस होते हैं वहां पर होता है। फ्रॉड हुआ है, फ्रॉड से आपसे साइन करा दिया गया है ना? तो जब तक आपको पता नहीं चलता है कि आपके साथ में फ्रॉड हुआ है, आपकी जानकारी में जब तक नहीं आता है कि आपके साथ हुआ है, तब तक लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट नहीं होता है ना? तो दे आपको पता चल जाता है कि आपके आपके साथ फ्रॉड हुआ है, उस दिन से लिमिटेशन पीरियड जो भी होता है वो स्टार्ट होता है। मतलब डेट ऑफ नॉलेज से के बाद ही लिमिटेशन पीरियड रहता है, उससे पहले तक चाहे आपको पता चला हो आज से 10 साल के बाद, 20 साल के बाद आपको पता चला है कि आपके साथ में फ्रॉड हुआ है, तो वो आपको फिर कोर्ट में तो प्रूव करना पड़ेगा कि आपको कैसे नॉलेज में आया, कैसे आपके नॉलेज में पहले नहीं था, कैसे आपके नॉलेज में आया, एंड फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स आपका लिमिटेशन स्टार्ट होगा एज पर दी सेक्शन 17
छोटे में बोले तो फ्रॉम द डेट ऑफ नॉलेज से ये स्टार्ट होता है। अब हम आ जाते हैं सेक्शन 18 की तरफ में। इन केस ऑफ एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ liability इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी प्रॉपर्टी और राइट, a fresh period limitation will be computed from the time acknowledgement was signed। अब ये जो सेक्शन 18 जो है, ये सेक्शन 17 से ही कहीं ना कहीं रिलेटेड है। कैसे? सेक्शन 17 में हमने बोलेगा डेट ऑफ नॉलेज की बात करी ना, मुझे पता चला। अब वो नॉलेज से ही आपका आ गया एक्नॉलेजमेंट। जैसे ही आपको पता चल गया है, आपका एक्नॉलेज में आ गया है, तब से आपका लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट हो जाता है। खाली नॉलेज ही काफी नहीं होती है ना, मुझे पता चला है कि यार एक सेल डीड हुआ है जो फ्रॉड करके साइन कराया गया था मेरे किसी नियर रिलेटिव्स का, ये मुझे नॉलेज में आया, ठीक है। लेकिन वो जो डॉक्यूमेंट है कि फ्रॉड से हुआ, वो मेरे एक्नॉलेज में कब आया? वो मेरे नॉलेज में तो आफ्टर 2 मंथ्स आया, है ना, क्योंकि मैंने अप्लाई किया। क्योंकि ये तो हवा हवा की बात पता चली, डॉक्यूमेंट मेरे पास 2 महीने की बात है। फ्रॉम द डेट वो मेरे को पता चल, मेरे हाथ में डॉक्यूमेंट है, आई गॉट एक्नॉलेजमेंट ऑफ दैट फ्रॉड, मेरा लिमिटेशन पीरियड उस डेट से स्टार्ट होगा। ये जो एक्नॉलेजमेंट की जो बात होती है, ये थोड़ा सा इंटरप्रिटेशन की बात होती है, इसमें सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट्स होते हैं उसको देखने की बात आती है। लेकिन ये आता है अपना सेक्शन 18 में ऑफ लिमिटेशन एक्ट। इसके बाद हम बात करेंगे सेक्शन 90 का। where payment on account of a debt or of interest on legacy, if fresh period limitation will be computed when payment was made। अगर जैसे डेट की बात आती है, जैसे हमारा हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली पे अगर हम बात करें, अगर किसी जो करता है उसने अगर डेट ले लिया है, उससे कर्जा ले लिया है, तो उसके जो लीगल हेयर्स होते हैं उनको वो कर्जा देना पड़ता है। लेकिन वो कब कर्जा देंगे? जब जो करता है उनका डेथ, ये मैंने एग्जाम्पल करके बोला है, या इसमें लीगल हेयर्स आप ले सकते हो, है ना। तो जब कर्जा की जब डेथ हो जाती है, तो जो इंटरेस्ट वगैरह की जो बात आती है, वो उनके डेथ के बाद में ही उसका लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट होता है ना, उससे पहले वो स्टार्ट नहीं होता है। ये एज पर सेक्शन 19 होता है। पेमेंट ऑन अकाउंट ऑफ एन डेट और ऑफ इंटरेस्ट ऑन लेगेसी, कोई भी मतलब अभी अगर मेरे कोई हमारे रिलेटिव ने लिया है, फिर हस्बैंड ने कोई डेट लिया है, तो उसके बाद उसकी डेथ हो जाती है, बैंक का लोन लिया है, तो उसके डेथ के बाद किसको देना पड़ता है? वाइफ को देना पड़ता है ना। तो वाइफ का वो जो लिमिटेशन पीरियड जब स्टार्ट होगा, उनके डेथ के बाद ही स्टार्ट होगा, उससे पहले स्टार्ट नहीं होता है कोई भी केसेस वगैरह फाइल करने के लिए। अधिकतर ये जो केसेस जो होते हैं, ये डिफेंडेंट साइड्स के लिए ही ये लिमिटेशन अप्लाई होता है, क्योंकि ऑब्वियसली अगर बैंक केस फाइल करेगा तो वाइफ के अगेंस्ट फाइल करेगा, है ना। तो ये लिमिटेशन पीरियड का जो बेनिफिट है, सेक्शन 19 का जो बेनिफिट है, वो जो डिफेंडेंट होता है वो ले सकता है, ठीक है। अब हम आते हैं सेक्शन 20 के तरफ में। Section 20 is only a further explanation of Section 18 and 19. It says that under disability, the expression agent duly authorized will include the lawful guardian, committee, manager, or agent duly authorized by such guardian, committee, or manager। ये जो Section 20 है, बेसिकली अपना 18 और 19 का सब्सिडरीज है, जिसमें बताया गया कि लीगल रिप्रेजेंटेटिव के तहत में कौन कौन आ जाते हैं। कोई भी लॉफुल गार्डियन आ जाता है, कोई कमिटी भी आ जाता है, मैनेजर आ जाता है, जैसा मैंने हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का बोला, कोई या फिर दूसरा भी मैनेजर आ सकते हैं, और कोई भी एजेंट जो अथोराइज था ये काम मेरे बाद, जो अथोराइज पर्सन को मैंने दिया है काम करने के लिए, उनका जो स्टार्ट होता है वो डेथ के बाद में ही स्टार्ट होता है। तो ये सेक्शन 20 रहा। अब हम आ जाते हैं सेक्शन 21 में। सेक्शन 21 बोलता है वेर ए न्यू प्लेंटिफ और डिफेंडेंट इज एडेड और सब्स्टिट्यूटेड आफ्टर द इंस्टीट्यूशन ऑफ द सूट विल बी डीम्ड टू बी इंस्टीट्यूटेड वेर ही वाज सो मेड द पार्टी। However, if the new plaintiff or defendant was added due to a mistake in good faith and the court is satisfied, the suit shall be deemed to have been instituted on an earlier date। ये एक इंटरेस्टिंग वाला है सेक्शन 21 में। मैंने केस फाइल किया बी के अगेंस्ट में। बाद में मुझे पता चला, केस चलने के 2-3 साल के बाद मुझे पता चला, जब मेरा लिमिटेशन पीरियड खत्म भी हो गया समझिए, हाँ, मुझे पता चला अरे इसमें तो DEF को भी मुझे ऐड करना था पार्टी, और मैंने उनको पार्टी ऐड कर दिया। अब DEF ये बोल सकते हैं ना कोर्ट में, भैया इसके पास तो लिमिटेशन एक्ट था 3 साल का, 3 साल तो पूरा हो गया, जब इसका कोई अब मुझे ये 6 साल के बाद में अगर मेरे ऊपर केस फाइल कर रहा है तो इसके ऊपर में लिमिटेशन एक्ट अप्लाई होगा। यहाँ पे सेक्शन 21 आ जाता है प्लेंटिफ के फेवर में, जहाँ पे जो एक्ट है वो ये बोलता है, अगर आपने गलती से उनको ऐड नहीं किया है, कोई भी एक गलती के रीजन से वजह से आपने ऐड नहीं करा, लेकिन पहले से आपने सूट किसी एक व्यक्ति के अगेंस्ट तो फाइल किया ही था ना, तो यही माना जाएगा कि आपने उनके अगेंस्ट पे सूट शुरू से ही फाइल किया है। तो जो लिमिटेशन एक्ट का जो बात हो जाती है, ये इस सिचुएशन में भी जो DEF है उनको लेकर पोस्टपोन हो जाती है, लंबी हो सकती है, जस्ट बिकॉज हमने किसी एक डिफरेंट को ऐड करना हम भूल गए, बाद में रियलाइज होता है कि यार इसको भी ऐड करना था। तो अगर हम बाद में ऐड करें तो लिमिटेशन एक्ट उस चीज पे अप्लाई नहीं होती, वो पोस्टपोन होकर उस तक चलती है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं सेक्शन 22,
Where there is a continuing breach of contract or a tort, a fresh period limitation will start at the moment when the breach of tort continues. ये ज्यादातर टॉट के मामले में या ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स के मामले में होते हैं सेक्शन 22, जिसमें लिमिटेशन पीरियड जो होता है ना वो कंटिन्यूस चलता रहता है। फॉर एग्जाम्पल किसी ने मेरे घर को कब्जा कर लिया है ना, मेरे बगल में बाउंड्री कर दी है, ये एग्जाम्पल ले रही हूँ। अब ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो मैं बोलूंगी, आप तो बोलोगे नहीं वो तो 12 साल के तहत अंदर में आप कर सकते हो, लेकिन मैं ये बोलूँ रोज का रोज वो बाउंड्री थोड़ा सा बढ़ा रहा है, तो ये कंटिन्यूस ब्रीच हुआ ना, लगातार वो कुछ ना कुछ गलत करते जा रहा है। तो उस स्थिति में जो हमारा लिमिटेशन पीरियड है वो भी उसी हिसाब से बढ़ता जाता है। इसके बहुत सारे और भी एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, पर मेरे दिमाग में यही वाला एग्जाम्पल आया जहाँ पे कंटिन्यूस ब्रीच हो रहा है ना, वहां पे भी आपका लिमिटेशन पीरियड पोस्टपोन होता जाता है। ये सेक्शन 22 के तहत में है, बहुत बार ये यूज होता है। एक्चुअली सेक्शन 21 22 तो सिविल सूट्स में बहुत बार यूज होते हैं। फिर लास्ट हमारा आ गया सेक्शन 23, इन केस ऑफ सूट्स फॉर कॉम्पोजिशन फॉर एक्ट्स नॉट एक्शनेबल विदाउट स्पेशल डैमेज, लिमिटेशन पीरियड विल स्टार्ट फ्रॉम द टाइम व्हेन द इंजरी अकर्स। अब यहाँ बात कॉम्पोजिशन की आ गई है ये कॉम्पोजिशन टाइप के जो केसेस होते हैं उसमें आता है, जिसमें ये बोला है अगर कोई स्पेशल इंजरी होगी तभी आपको दिया जाएगा। इंजरी तो आज हो गई, लेकिन इंजरी का कुछ इफेक्ट होना चाहिए तभी हम देंगे। ये थोड़ा-सा कंट्रोवर्शियल टाइप का हो जाता है, लेकिन बेसिकली ये डिपेंड करता है कि जब तक वो होगा नहीं, वो स्थिति जब तक होगी नहीं, तब तक लिमिटेशन चलेगा इसमें। सेक्शन 23 में इन केस ऑफ सूट्स फॉर कॉम्पेंसेशन फॉर एक्ट्स नॉट एक्शनेबल विदाउट स्पेशल डैमेज, जो भी एक्ट है जो एक्शनेबल जिसको विदाउट स्पेशल डैमेज नहीं होता है तो वो माना नहीं जाता है। हो चुका है कुछ, लेकिन बहुत बड़ा कुछ होने के लिए थोड़ा-सा जब तक वो होगा नहीं तब तक लिमिटेशन स्टार्ट नहीं होगा, अगर सिंपल शब्दों में बोलूँ। तो आई होप व्यूअर्स आपका आज का ये इन्फॉर्मेटिव लगा है आज का मेरा ये वीडियो। अगर अच्छा लगा तो लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे इस चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।